हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स को समझाने जा रहा हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किस तरह से सेपरेट करें अगर वो मिक्सचर का कंपोनेंट्स इमिसिबल हो। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है डाई जो होते हैं, तो डाई इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट कलर। तो डाई से हम जो कलर होते हैं उसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक एक्टिविटी की गई है। इस एक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। फिल हाफ ए बीकर विद द वाटर। अच्छा, शायद ये तो मैंने समझा दिया था कि इंक से डाई को किस तरह से अलग करना है। ये टॉपिक हमें पढ़ना है कि ये इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। इस टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। अभी कह रहा है कि क्या डाई जो है ब्लैक इंक में जो डाई होंगे क्या वो सिंगल कलर होते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो ब्लैक इंक जो डाई है उसमें एक ही कलर होता है या एक से अधिक कलर होता है। उसके लिए हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो एक्टिविटी 2.7 है। इसमें कह रहा है टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर के थिन स्ट्रिप को लेंगे। ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर एबव द लोअर एज। ये जो स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप जो फिल्टर पेपर का, जो कि यहाँ देखो फिगर में दिया गया है, तो इसमें एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एंड से 3 सेंटीमीटर ऊपर हो। उसके बाद पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, और इसके ऊपर स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक जो है पुट करेंगे। वो इंक क्या हो सकता है, या तो स्केच पेन का हो या फाउंटेन पेन का इंक हो। तो उसके ड्रॉप को हम इस लाइन के ऊपर रख देंगे। उसके बाद कह रहा है लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब containing the water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in the figure 2.8। ये जो फिगर है 2.8 का बी, इस फिगर के अनुसार इसमें एक बीकर है और ये जो स्ट्रिप था जिसके ऊपर की इंक के ड्रॉप डाले गए हैं इस लाइन के ऊपर, इस बीकर में पानी का लेवल जो है वो नीचे है। और जब हम इस स्ट्रिप को इसके अंदर डालेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन है वो पानी के ऊपर हो, पानी का जो लेवल है उससे ऊपर हो। इसका हमें ध्यान रखना है। अब कह रहा है वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ये देखेंगे कि जो वाटर है वो फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर राइज करता है। अब हमें इसके ऑब्जर्वेशन को देखना है, रिकॉर्ड करना है कि ये क्या हो रहा है। अब कह रहा है कि नाउ आंसर, कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेस ऑन इट। कह रहा है कि क्या आप देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो इस फिल्टर पेपर पर जबकि ये वाटर ऊपर की ओर राइज करता है। तो इसका आंसर ये होगा कि हम जब इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, लैब में करें या ऐसे करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वाटर के साथ साथ जो है जो कलर है, जो ड्रॉप हमने इंक का ड्रॉप दिया था उसके कलर भी साथ साथ ऊपर राइज कर रहे हैं। कह रहा है डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। कह रहा है कि क्या आप जो इस फिल्टर पेपर पे अलग अलग कलर को देखते हैं। तो अगर ये डाई डिफरेंट कलर का मिक्सचर है, अगर ये डाई
में अलग अलग कलर हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें अलग अलग कलर के स्पॉट जो है ऊपर की ओर राइज करेंगे वाटर के साथ। कोई कह रहा है कि डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, तो कहेंगे कि हाँ, हम डिफरेंट कलर के कलर को देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीजन फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप। कह रहा है कि आपके अनुसार क्या कारण है कि ये जो कलर्ड के स्पॉट हैं वो अलग अलग कलर के स्पॉट जो है इस फिल्टर पेपर के ऊपर राइज कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है, उसका आंसर आपको यहाँ दिया गया है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें इसके आंसर दिए कह रहे हैं कि द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। कह रहा है कि जो हम इंक का ड्रॉप इस फिल्टर पेपर के ऊपर रखे हैं उसमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और डाई जो है वो सॉल्युबल है। जो डाई इंक जो है वो सॉल्युबल है। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल। कह रहे हैं कि जब वाटर फिल्टर पेपर के ऊपर राइज करता है तो इसके साथ साथ डाई के पार्टिकल भी राइज करते हैं। यूजुअली ए डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डाई है वो 2 या 2 से अधिक कलर का मिक्सचर होता है। द कलर components that is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated। इसमें बताया जा रहा है कि जो कलर्ड हैं, जो कलर्ड का जो कंपोनेंट्स हैं, जो वाटर में ज़्यादा सोलेबल है वो तेजी से राइज करता है और जो कम सोलेबल है वो स्लो राइज करता है। और यही कारण है कि ये दोनों कलर के जो स्पॉट हैं इसमें वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस चीज को आपने समझा होगा कि जो कलर डाई जो है, डाई इज अ मिक्सचर ऑफ द मोर देन 2 कलर। तो 2 कलर, 2 या 2 से अधिक कलर का मिक्सचर होता है डाई। तो इसमें जो कलर जो वाटर में ज़्यादा सोलेबल होते हैं वो फास्टर राइज करते हैं और जो कम सोलेबल हैं वो स्लो राइज करते हैं। तो जो फास्टर है वो ऊपर की ओर और ज़्यादा चला जाएगा और जो स्लो है वो धीरे धीरे जाएगा। तो ये कारण होता है कि दोनों जो स्पॉट, जो अलग अलग जो कलर हैं स्पॉट के वो सेपरेट हो जाते हैं और हम इस फिल्टर पेपर पर अलग अलग कलर के स्पॉट देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो, और ये दोनों, ये जो कलर्स हैं जिसका कि डाई बना हुआ है वो अलग अलग कलर सेपरेट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। यह जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है, कंपोनेंट्स का मिक्सचर से सेपरेट होने का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है वो सेपरेट होते हैं, इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। यानी इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसके कारण जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर का वो सेपरेट हो जाता है। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। ग्रीक में क्रोमा का मतलब होता है कलर होता है। क्रोमा में ग्रीक भाषा में क्रोमा का मतलब कलर होता है। और दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कलर। यह जो टेक्निक है सबसे पहली बार कलर को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया। सो दिस नेम वाज गिवन, और यही कारण है कि इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया, क्योंकि ग्रीक भाषा में क्रोमा का मतलब कलर होता है और ये जो टेक्निक है वो कलर को सेपरेट करने के लिए ही यूज किया गया। और यही कारण है कि इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक
used for separation of those solute that dissolves in the same solvent। कह रहा है कि जो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इसका उपयोग वैसे सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है जो कि सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी जब एडवांस्ड हो चुका है और नए टेक्निक आ गए, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। अब जो क्रोमेटोग्राफी के जो है नए नए टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं और इनको हम आगे क्लासेज में स्टडी करेंगे। वही कह रहा है कि यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन द हायर क्लासेज। इस क्रोमेटोग्राफी के बारे में और भी हम जानकारी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो और भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो नया टेक्निक्स जो है क्रोमेटोग्राफी का वो भी डेवलप हो चुका है। जो ये डेवलप्ड जो टेक्निक्स है, जो नए टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफी का, उसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब होता है यूजेज। ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी का, इसके क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है। तो अभी हमने जो यूज किया इस क्रोमेटोग्राफी का, हमने देखा कि टू सेपरेट द कलर्स इन अ डाई, माने डाई के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उसको हम किस तरह से सेपरेट करें, तो उसमें जो प्रोसेस यूज किया जाता है उस प्रोसेस को ही क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी का जो यूज है, पहला यूज है टू सेपरेट द कलर्स इन अ डाई। डाई के अंदर जो कलर्स होते हैं उसको सेपरेट करने में इस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज होता है। दूसरा है टू सेपरेट द पिगमेंट्स, पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर, नेचुरल कलर से उसके पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और तीसरा जो है, जो ड्रग्स होते हैं उसको सेपरेट करने में, ब्लड में जो ड्रग्स होते हैं उसको भी सेपरेट करने में यूज किया जाता है। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्जाम में आता है। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि राइट द 3 एप्लीकेशंस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, या राइट द सम एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ये 3 यूजेज हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसको लिख भी लेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक्स बता रहा है कि यहाँ पे कह रहा है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स। कह रहा है आप किस तरह से कैसे सेपरेट कर सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड, 2 मिक्सेबल लिक्विड के मिक्सचर से, या 2 मिक्सेबल लिक्विड को मिक्सचर से कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो इमिक्सेबल लिक्विड का मिक्सचर है तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं। उसके लिए हमने ये प्रोसेस यूज किया था जिसमें कि हमने सेपरेटिंग फनल यूज किया और इसमें जो इमिक्सेबल लिक्विड रखा गया था, एक केरोसिन ऑयल रखा गया था, दूसरा ऑयल रखा गया था, वाटर रखा गया था। ये दोनों जो लिक्विड हैं ये इमिक्सेबल है, माने कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इसके लिए हमें एक सेपरेटिंग फनल का यूज करना पड़ता है, सेपरेटिंग फनल के द्वारा, और ये स्टॉप कॉक होते हैं जिससे कि हम वाटर और केरोसिन को अलग कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि हम किस तरह से, हाउ वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर्स ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड। 2 मिक्सेबल लिक्विड है, किसी भी मिक्सचर में 2 मिक्सेबल लिक्विड है तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पे आप देखोगे कि एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को हम स्टडी करेंगे। इसमें कह रहा है कि लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। चलो हम सेपरेट करते हैं किसको, एसीटोन और वाटर को। किससे करते हैं, तो मिक्सचर से। यानी एसीटोन और वाटर का मिक्सचर अगर है तो
उससे हम एसीटोन और वाटर को कैसे अलग कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। टेक मिक्सचर इन अ डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड फीड इट विद द थर्मामीटर। कह रहा है कि ये जो मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है उसको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लिया जाता है और उसमें एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है। आप देखो ये फ्लास्क है और इसमें एक थर्मामीटर फिट कर दिया गया है और इसके अंदर जो है मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर रखा गया है और इस फ्लास्क का नाम है डिस्टिलेशन फ्लास्क। अरेंज द apparatus as shown in figure 2.9। 2.9 में आप देखो ये apparatus है और इसी तरह से इसको अरेंज कर दिया गया फिगर के अनुसार। इसमें ये आप डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं, इसके अंदर थर्मामीटर लगाया गया है और ये जो है ये इसको कहते हैं कंडेंसर, वाटर कंडेंसर। ये वाटर कंडेंसर है, यहाँ पे वाटर आउटलेट होता है और यहाँ से कोल्ड वाटर इन किया जाता है, जिसके कारण यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्यूब है वो कूल हो जाते हैं, यानी जो भी वेपर्स आता है वो कूल हो करके लिक्विड में चेंज हो जाता है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। कह रहा है कि हीट द मिक्सचर स्लोली, जो मिक्सचर है इसको हम स्लोली गर्म करना शुरू करेंगे और देखेंगे, इस थर्मामीटर को ध्यान से देखेंगे। द एसीटोन वेपोराइजेस condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet। कह रहा है जो एसीटोन है वो वेपोराइज हो रहा है, फिर ये वेपोराइज होकर के इसके कंडेंसर में आता है और यहाँ पे वो कंडेंस होना शुरू हो गया और फिर जब ये कंडेंस होगा तो ये वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और फिर इस लिक्विड को इस कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये जो था एसीटोन था, तो एसीटोन यहाँ से वेपोराइज हो गया, वेपोराइज होने के बाद ये कंडेंसर में आता है जहाँ कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड में चेंज हो जाता है और फिर इसको इस कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो अब जब एसीटोन, जितने भी एसीटोन थे वो वेपर्स बन करके और फिर इसमें आए और कंडेंस हो गया, फिर लिक्विड में चेंज, तो आपने क्या देखा कि जो एसीटोन था वो वाटर से सेपरेट कर लिया गया। अब वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। जब एसीटोन यहाँ से वेपर्स बन करके और कंडेंसर के द्वारा जा करके और इस कंटेनर में सेपरेट हो गया, तो अब यहाँ बचा क्या, वाटर बचा। यानी कि जो मिक्सचर था एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर था वो अब अलग अलग हो गए। वाटर इस फ्लास्क के अंदर ही रह गया और जो एसीटोन था वो इस कंटेनर में कलेक्ट हो गया। तो ये प्रोसेस था जिससे कि हमने मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट किया, यानी हमारे पास मिक्सचर था मिसेबल लिक्विड का, जैसे एसीटोन और वाटर लिया था और उससे हमने एसीटोन और वाटर को अलग अलग कर लिया। किस प्रोसेस से किया, तो इस प्रोसेस का नाम था डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या था, डिस्टिलेशन, जो कि हम यहां देखेंगे। अब कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। कह रहा है कि जैसे ही मिक्सचर को जब हमने गर्म किया तो क्या होता है, तो हम देखेंगे कि जो एसीटोन है वो वेपर्स में चेंज होता है। जैसे हमने इसको गर्म करना शुरू किया तो क्या देखेंगे, यहाँ पे कुछ वेपर्स बनना शुरू होते हैं, जो एसीटोन है, एसीटोन ही वेपर्स बनना शुरू हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि वेपर्स बन रहे हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम्स कांस्टेंट फॉर द सम टाइम्स। अब हम इसको, अगर इस एक्टिविटी को हम लैब में करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो थर्मामीटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक समय ऐसा आएगा जबकि इसके जो टेम्परेचर हैं, ऐसे तो जब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो थर्मामीटर से
टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है यानी थर्मामीटर का जो रीडिंग है वो बढ़ना शुरू होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब इसके थर्मामीटर के जो रीडिंग है वो बढ़ना कम हो जाएंगे, बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर को वो शो करेगा। यानी वो कब का परिस्थिति होगा, किस समय होगा ऐसा, तो ये तब होगा जबकि एसीटोन वेपर्स में चेंज होना शुरू होगा। यानी उस समय थर्मामीटर के जो रीडिंग है वो बढ़ेंगे नहीं। जैसे मान लो कि 50 डिग्री अगर इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है इसका, तो 50 डिग्री ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। कब तक, जब तक कि ये जितने भी एसीटोन हैं वो वेपर्स में चेंज नहीं हो जाते। तो यानी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि जो हम हीट दे रहे हैं यहाँ से, ये हीट इस स्टोन को वेपर्स में चेंज करने के लिए यूज हो रहा है, और यही कारण है कि इस थर्मामीटर का जो रीडिंग है वो बढ़ नहीं रहा, जितना रीडिंग है वही कांस्टेंट है। तो ये तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, रीडिंग कांस्टेंट रहता है, जब तक कि जो एसीटोन है वो पूरा का पूरा वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता। तो इसी के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो आप देख रहे हो कि एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम्स कांस्टेंट फॉर द सम टाइम, यानी कुछ समय के लिए थर्मामीटर का रीडिंग जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसका कारण, तो वो हम जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो हम यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नोट कर लेंगे कि किस टेम्परेचर पे ये जो रीडिंग है थर्मामीटर का वो कांस्टेंट रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, और जिस टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होगा, यानी जब एसीटोन ये ऊपर वाला बॉयल होना शुरू होगा, यानी वेपर्स में जब चेंज होगा, तो वेपर्स में चेंज होगा यानी कि एसीटोन बॉयल हो रहा है, तो उस समय का ही ये टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे, और वही टेम्परेचर एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट को बताएगा। तो ये उसके टेम्परेचर को नोट कर लेंगे हम, और देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एसीटोन का क्या होता है। उसके बाद कह रहा है व्हाई डू द टू कंपोनेंट्स सेपरेट, व्हाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, ये दो कंपोनेंट जो सेपरेट कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि ये जो एसीटोन और जो वाटर है इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं कि भाई इसके जो क्यों ये सेपरेट हो जाते हैं, मतलब एसीटोन और वाटर क्यों सेपरेट हो जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो एसीटोन है और जो वाटर है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, और इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। यानी कि अगर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि अगर एसीटोन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, तो वाटर का आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि जब एसीटोन यहाँ पे बॉयल हो रहा है उस समय वाटर बॉयल नहीं होगा, और जब ये एसीटोन बॉयल होगा तो इस समय ये वेपर्स में चेंज होना शुरू होगा, लेकिन वाटर जो है वेपर्स में चेंज नहीं होंगे। और जब एसीटोन वेपर्स में चेंज होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और इस तरह से इस कंडेंसर में आकर के कंडेंस हो जाएगा, यानी लिक्विड में चेंज होकर के अलग हो जाएगा। तो यही कारण है कि वाटर और एसीटोन सेपरेट हो जाते हैं। उसका कारण यही कि दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अलग अलग हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ये जो मेथड का नाम दिया गया इसका नाम है डिस्टिलेशन, जो कि हमने बताया कि जो हमने प्रोसेस यूज किया किसके लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ द from the mixture of the acetone and water, the acetone can be separated from the process of distillation. So this method is called the distillation.
It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. इसमें कह रहा है कि जो ये मेथड जो यूज किया गया कंपोनेंट्स मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जिसमें कि दो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, उसका कारण ये है कि इस मेथड का इसलिए यूज किया गया है कि जो दो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये डिकम्पोज नहीं होते अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है और ये वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। और दूसरा कारण है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में है वो काफ़ी सफिशिएंट डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एसीटोन का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंसेस होते हैं और यही कारण है कि हम इसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए टू मिक्सेबल लिक्विड्स के कंपोनेंट्स के मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जा सकता है। To separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used। कह रहा है कि दो या दो से अधिक मिक्सेबल लिक्विड को उसके मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए उसके जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंसेज है वो कितना होना चाहिए, 25 केल्विन होना चाहिए। अगर मान लो कि कोई ऐसा मिक्सचर है, दो या दो से अधिक मिक्सेबल लिक्विड का अगर कोई मिक्सचर है और उससे उसके कंपोनेंट्स को अगर हमें अलग करना है तो क्या होना चाहिए, उन सभी जो कंपोनेंट्स हैं, जो लिक्विड्स है, मिक्सेबल लिक्विड्स है, उनका बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 25 केल्विन होना चाहिए। और अगर इस तरह का अगर लिक्विड है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन है, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये आपने देखा कि दो मेथड, इसके पहले हमने पढ़ा था डिस्टिलेशन मेथड, लेकिन अब जो हमें पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से उस तरह के मिक्सेबल लिक्विड को सेपरेट किया जा सकता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम हो। यानी कि अगर एक मिक्सेबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर 50 है तो दूसरे का 65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी कि उसमें जो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होना चाहिए जो मिक्सेबल लिक्विड है उसके उसका 25 केल्विन से कम होना चाहिए। तो अगर इस तरह का मिक्सेबल लिक्विड्स है तो इनको हम अगर सेपरेट करना चाहते हैं मिक्सचर से, इनको अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे उसके लिए एग्जांपल दिए गए हैं कि सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ये आप जानते हैं कि एयर जो है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। जैसे एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी बहुत सारे गैसेज हैं। तो एयर क्या है, मिक्सचर है गैसेज का। तो अगर इसके गैसेज को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं, एयर से अगर हम डिफरेंट गैसेज को अलग करना चाहते हैं तो हम इसको किस प्रोसेस से करेंगे, इसको करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से करेंगे। या
और इस प्रोसेस का कहाँ यूज होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए। पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल है और इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, जैसे कि गैसोलीन है, एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारे जो हैं पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को हम जब सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? इसलिए कि जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, वो मिले हुए हैं, पेट्रोलियम में मिले हुए हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है और इनके बॉइलिंग पॉइंट के जो डिफरेंस हैं दो प्रोडक्ट्स के बीच का, जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम होता है और इसलिए हमें इनके प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब हम सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस का यूज करते हैं। The apparatus is similar to that for the simple distillation। जो apparatus यूज करेंगे इस प्रोसेस के लिए, जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा जिसका नाम आपने देखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। तो इसके लिए जो हमने यहाँ पे जो apparatus जो यूज किया गया है इस फिगर में देख रहे हो, तो इसमें और जो हमने डिस्टिलेशन में जो यूज किया था ये वाले में, इसमें ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है। आप इसमें देखोगे, इसमें आप देखोगे कि ये फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है और यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। इसमें भी सेम है वैसा, यहाँ देखो ये फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क और ये कंडेंसर है। तो डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि इसमें एक चीजें जो अलग से जुड़ी गई है, ये जुड़ी गई है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसको कहते हैं, इसका नाम है, ये आप देख रहे हो, इसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो कि डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में लगाया गया। तो यही दोनों में डिफरेंस है। इस प्रोसेस में ये जो मेथड हमने यूज किया डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उसमें यही डिफरेंसेस है। तो इसी को इसमें बताया गया। तो इस तरह से तो इसमें काफी डिफरेंसेस नहीं है, इसके बारे में बताया गया कि द ऑपरेटर्स सिमिलर टू दैट ऑफ फॉर द डिस्टिलेशन। जो ऑपरेटर्स हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए यूज करते हैं वो उसमें डिफरेंसेस नहीं होते, सिमिलर इसी के जैसा होता है, एक्सेप्ट दैट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। तो इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। A simple fractionating column is a tube packed with glass beads। अब ये बताया गया कि जो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो क्या, एक तरह का ट्यूब होता है जो कि पैक्ड होता है ग्लास बीड्स के द्वारा, यानी इसके अंदर ग्लास बीड्स होते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल। ये जो बीड्स होता है वो सरफेस प्रोवाइड करता है वेपर्स के लिए, वेपर्स को कूल होने के लिए और कंडेंस होने के लिए। तो आपने देखा कि इसमें जो फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है वो एक तरह का ट्यूब है जिसमें कि ग्लास बीड्स होते हैं और ये जो ग्लास बीड्स हैं वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं वेपर को कूल होने के लिए और कंडेंस होने के लिए। तो इस तरह से आपने फिगर देखा, ये देख रहे हो कि आप इसमें जो बीड्स लगे हुए हैं ये बीड्स का क्या काम है, तो ये सरफेस को प्रोवाइड करते हैं वेपर्स को कूल और कंडेंस होने के लिए। अब जो आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है ये इसको हम इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जहां तक मैंने समझाया ये आपको
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।